तैयार हो जाओ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हम चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि वैम्पायर क्यों बोल रही थी, मैंने तुम्हें पहली बार ही देखा था, मुझे तभी पता लग गया था तुम एक डेंजरस पर्सन हो और तुमने ही आखिरकार ऐसा काम कर ही दिया जो तुम यहाँ करने के लिए आए थे। इधर जमीन पर लेटे हुए डियोनहार्ड ये सारी बात सुन रहा था। फिर वो बोलने लगता है, अगर तुमने मुझ पे पहले अटैक करा है तो बाद में जो मैं अटैक करूंगा उसको सेल्फ डिफेंस ही बोला जाएगा और कुछ नहीं। उतने में अपना डियोनहार्ड पे उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो भी उसको डॉज करके हवा में उड़ जाती है। जैसे वो जमीन पर आके लैंड करती है और दोबारा से अटैक करते हुए बोल रही थी, डियोनहार्ड आज तुम मेरे हाथों से मर के ही रहोगे। और डियोनहार्ड उसको देख के सोच रहा था, इसको क्या हो गया, ये इतनी गुस्सा क्यों करने में लगी हुई है। उतने में ही देखते हैं कि वैम्पायर क्यों जमीन पर बैठ जाती है और वो बोल रही थी, मैं सांस नहीं ले पा रही। दूसरी तरफ डिमन किंग बोल रहा था, मेरे परमिशन के बिना मेरे सेंट्रल गार्डन के अंदर कोई नहीं आ सकता। ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है कि डियोनहार्ड मेरा फेवरेट टॉय है, मैं ही उसके साथ खेलूंगा और मेरे अलावा कोई नहीं खेलने वाला उसके साथ। और ये सब कुछ बोलने के बाद अपना डिमन किंग वैम्पायर क्वीन के पास आते हुए बोलने लगता है, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, अगली बार यहाँ कुछ भी करो तो सोच समझ के करना। और वैम्पायर क्वीन डिमन किंग को देख कर बेचारी घबराने में लगी हुई थी। वो सोच रही थी आज तो मुझे डिमन किंग मार ही देंगे। इधर डिमन किंग कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने में लगा हुआ था। उतने में ही अपना नरेटर आ जाता है। वो बताने लगता है कि वॉरियर को मारने के लिए डिमन किंग को बताया गया था और उन दोनों को गोल सेट कर दिया गया था, वो दोनों एक दूसरे को मारेंगे। और वो ऐसे ही एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे। और काफी समय बाद एक डिमन किंग आया जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था पूरी हिस्ट्री के अंदर। ये और कोई नहीं, ये अपना ही डिमन किंग था। वो बॉर्न ही हुआ था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। जब भी कोई उसे चैलेंज करता था वो हर किसी को मार देता था बिना कोई दिक्कत के, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट ही पैदा हुआ था। और वो बेचारा लड़ते लड़ते एक चीज रियलाइज होती है। उतने में वहाँ पे एक हीरो आ जाता है। वो बोलने लगता है, डिमन किंग मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारा सिर काटने के लिए। और डिमन किंग उसको ऐसे देख रहा था जैसे कि कोई एक बच्चा है किसी को मारने के लिए। इधर नरेटर बताने में लगा हुआ था, इस वर्ल्ड का पर्पस सीधा सा है, इस वर्ल्ड ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कौन किसको मारेगा और किसको नहीं। इधर अपना डिमन किंग बोल रहा था, तुम कितनी बार आओगे मुझे मारने के लिए, पता नहीं क्यों तुम बार बार आ जाते हो मुझे मारने के लिए। हमें यहाँ पे एक चीज नहीं पता लगती है, डिमन किंग चाह के भी नहीं मर सकता। जब भी हीरो उसके साथ फाइट करने के लिए आएगा वो अपनी पूरी पावर से ही लड़ेगा। ये इस वर्ल्ड के रूल हैं। इस वजह से ये डिमन किंग कुछ ज्यादा ही बोर होने लगा, क्योंकि ये वाली साइकिल कुछ ज्यादा ही रिपीट हो रही थी। पता नहीं कितनी बार हीरो आए थे अपने डिमन किंग को मारने के लिए, लेकिन हर बार डिमन किंग ने उसे मार दिया। इधर डिमन किंग सोच रहा था, मैं भी मरना चाहता हूँ लेकिन मैं मर नहीं पा रहा, क्योंकि वो भी इस साइकिल में फंसा हुआ है। लेकिन काफी समय बाद एक ह्यूमन आया था अपनी डिमन किंग से मिलने के लिए। वो और कोई नहीं अपना स्टार भी था। उसने बेल्ट लगाई थी डिमन किंग से, आप क्यूरियस नहीं हो कि यंग मास्टर कितना जिएंगे और कितना नहीं। उस बैटलफील्ड के अंदर इतना सुनते ही अपने डिमन किंग ने भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और उसे देखने लगे। और उसे देख देख के अपने डिमन किंग सोच रहा था, ये कितना इंटरेस्टिंग है, ये पैदा ही हुआ है बिना कोई फेथ के तब भी, लेकिन ये यहाँ जिंदा है। और ऐसे ही अपने डियोनहार्ड पे नजर रखते रखते अपने डिमन किंग को मजा आने लगा। वो सोचने लगा कि अब मेरी बोरिंग लाइफ में अब मैं कुछ कर सकता हूँ। इधर डिमन किंग इतने सालों से इसी का तो इंतजार कर रहा था, उसे कोई अपनी बोरियत से बाहर निकाले और वो आसानी से जी सके। और इन सब के बाद अपने डिमन किंग को एक आइडिया आया, डियोनहार्ड तुम्हारी वजह से काफी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पता मैं मर भी जाऊं और मुझे एंटरटेनमेंट भी मिलता रहे जब तक मैं जीऊं। फिर अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है। डिमन किंग ने वैम्पायर किंग को गले से पकड़ रखा था और वो बोल रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने डियोनहार्ड पर अटैक कैसे कर दिया, तुम्हें पता होना चाहिए था तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं। उतने में ही वैम्पायर किंग धीरे से आवाज में बोलने लगती है, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे आई आपसे मिलने के लिए लेकिन परेशानी ही इतनी बड़ी हो चुकी है। बॉर्डर के पास से काफी सारे डिमोनिक मॉन्स्टर आ गए हैं और वो आसपास के जितने भी विलेज और जगह हैं वहाँ पे अटैक करने में लगे हुए हैं। इतना सुनते ही अपना डिमन किंग भी बोलने लगता है, तुम बोल क्या रही हो। ये जवाब सुनते ही अपनी वैम्पायर क्वीन भी बोलने लगते हैं, क्या आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, आप अभी के टाइम में ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर कुछ ज्यादा ही अटैक कर रहे हो, इस वजह से आपने यहाँ पे आसपास जितने भी मॉन्स्टर्स है उनको देखा ही नहीं। वो डिमोनिक एरिया के अंदर पूरी तरह से तबाही मचाने में लगे हुए हैं, उनके रास्ते जो आ रहा है वो उनको मार रहे हैं। और आप अकेले ही गए थे ह्यूमन वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए, लेकिन आपने पीछे देखा ही नहीं कि आपके डिमोनिक रिलम के अंदर क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं। ऊपर से जो भी हमारे पास फोर्स थी आपने वो भी हमसे मंगा ली और उस फोर्स से आप ह्यूमन रिलम के अंदर अटैक कर रहे थे। उसके बाद वैम्पायर क्वीन डियोनहार्ड की तरफ उंगली करते हुए बोलने लगती है, ये सब कुछ इस इंसान ने करा है, इसी इंसान ने आपसे बोला होगा कि आप अपनी फोर्स को बुला लो और हम उस फोर्स से ह्यूमन रिलम के अंदर अटैक करेंगे। इधर डियोनहार्ड उसको ढूंढने में लगा हुआ था। दूसरी तरफ
तरफ वैम्पायर क्वीन बोले जा रही थी, आपने पूरे ऑर्डर को ही चेंज कर दिया एबिस के अंदर। इतने समय बाद आखिरकार हमने सब कुछ स्टेबलाइज करा था, लेकिन आपने ये सब कुछ कर दिया। और ये बोलने के बाद वो फेरी किंग और मरमेड किंग की बातों को याद करने लगती है। इधर अपना फेरी किंग बोल रहा था, हमारी स्पीसीज अभी डिमोनिक रिलम के पास में है, इससे अच्छा हम ह्यूमन रिलम के अंदर चले जाएं और वहां जाके हम अपने लिए एक घर बनाएं। क्या ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए? उतने में ही अपनी मरमेड क्वीन बोलने लगते हैं, हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं भी अपने ट्राइब को लेकर ओशियन में लेके जाना चाहती हूँ और साथ में ब्राइट लाइट देखना चाहती हूँ। और ये सोचने के बाद अपनी वैम्पायर के द्वारा से सोचने लगती है कि कोई गारंटी नहीं है कि डीमन किंग एबिस में लौट के आएंगे, क्योंकि एक बार उन्होंने ह्यूमन रिलम पे कंट्रोल कर लिया तो मुझे भी नहीं लगता वो वापस आएंगे। वैसे भी वो फेरी किंग और मरमेड किंग दोनों ही अपने बारे में सोचते हैं, उसके अलावा और दूसरे के बारे में वो सोचते ही नहीं। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो बोलने लगती है कि क्या आप गारंटी ले सकते हो कि ये ह्यूमन अपने माइंड को चेंज नहीं करेगा? आपको भी पता होगा कि ये ह्यूमन अब वॉरियर बन चुका है, पूरी दुनिया को पता है कि एक वॉरियर एनिमी होता है डीमन किंग का। इतना सुनते ही अपना डियोनार्ड भी बोलने लगता है कि आप इसको मारोगे नहीं, अगर आप इसको नहीं मारना चाहते तो आप मुझे बता दो, मैं इसको मार दूंगा। उतने में अपना डिमन किंग बोलने लगता है, तुम्हें किसने इजाजत दे दी इसको मारने की? और अपने डिमन किंग अपने हाथ को उसके गले पर और कसने लगता है। इधर वैम्पायर क्योंकि हालत खराब हो रही थी, दूसरी तरफ डिमन किंग बोले जा रहा था, ये मेरा है, भले ही ये मरे चाहे जिए, चाहे कोई भी इसको अबेंडन कर दे, इसमें सिर्फ जिम्मेदारी मेरी होगी और किसी की नहीं। और मुझ पे इस बात का कोई प्रेशर भी नहीं डालेगा, अगर किसी ने मेरे साथ दोबारा ऐसा करा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और ये सब कुछ बोलने के बाद अपना डिमन किंग सोचने लगता है कि इतने सालों बाद मैंने एक टॉय फाइंड आउट करा है अपनी जिंदगी के अंदर और ये लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ वैम्पायर क्वीन की ज्यादा ही हालत खराब हो जाती है। वो सोच रही थी, मुझे ये नहीं पता था इस बंदे को डिमन किंग कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं, मुझे लगा था कि ये एक नॉर्मल सा ह्यूमन है और उसके अलावा कुछ नहीं। और वो माफी मांगने लगती है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इतना सुनते ही अपना डिमन किंग भी उसको उठा के जमीन में फेंक देता है और फेंकने के बाद बोलने लगता है, अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ करा तो मैं तुम्हारी गर्दन को उखाड़ के फेंक दूंगा, मैं दूसरी बार पूछूंगा भी नहीं तुमसे। दूसरी तरफ वैम्पायर क्वीन जमीन पे लेटे हुए डियोनार्ड को गाली दे रही थी। इधर डियोनार्ड और डिमन किंग वहां से जा रहे थे और जाते हुए अपने डियोनार्ड पीछे मुड़ के एक स्माइल देता है और स्माइल देने के बाद वो सोचने लगता है, इसकी वजह से मुझे भी पता लग गया कि एबिस के अंदर भी लड़ाई होने में लगी हुई है, चलो अच्छा है मेरे लिए। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है अपने डियोनार्ड के कमरे के अंदर। इधर डियोनार्ड को ज्यादा ही पी रहा था, पीते हुए वो पुरानी बातों को याद कर रहा था। डिमन किंग ने मुझसे ही क्यों बोला था तुम मुझे एक चीज सिखाओगे, बस तुम ही मुझे सिखा सकते हो और कोई मुझे नहीं सिखा सकता। और ये सब कुछ सोचते सोचते वो सोच रहा था, ऐसा क्यों ही बोला था डिमन किंग ने मुझसे, तुम ही मुझे सिखा सकते हो और कोई नहीं। और पीते पीते उसकी नजर साइड से जाती है, वहाँ पे एक प्लांट रखा हुआ था और उसको देख के वो सोचने लगता है कि हिन ने मुझे ये फ्लावर दिया है, लेकिन मैं इस फ्लावर से हेट करता हूँ क्योंकि मुझे कार्निवारस फ्लावर पसंद नहीं। इधर वो प्लांट अपने डियोनार्ड पे चिल्लाने में लगा हुआ था और डियोनार्ड सोच रहा था, वैसे तो मैं इस फ्लावर को उठा के बाहर फेंक देता, लेकिन ये मेरे बड़े भाई की ग्रेव में से बाहर निकला हुआ था, इस वजह से मैंने इसको रख रखा है, वरना तो मैं इसको कब का फेंक देता। और ये सोचने के बाद वो पुरानी बातों को याद कर रहा था, जब अपने बटलर ने बोला था मैंने इस फूल को जाने कितनी बार उसको उखाड़ के बाहर फेंक दिया, लेकिन ये हर बार उग जाता है। और ये सोचने के बाद वो बोलने लगता है कि जैसे ही मैं अपने कमरे के अंदर लौट के आया था, मैंने वहाँ पे देखा था मेरे भाई का जो फ्लावर था वो पूरी तरह से वहाँ से गायब हो चुका था। उससे मुझे एक चीज पता लग गई कि मेरे भाई को रेस्ट मिल चुका है। उतने में वहाँ पे डैन आ जाता है। डैन को देख के अपना डियोनार्ड बोलने लगता है, डैन इधर आ जाओ, चलो हम इन बोतलों को ऑर्गेनाइज तरीके से लगाते हैं। लेकिन अपना डैन बोलने लगता है, क्या हमने प्लानिंग नहीं की थी? जब तक हम दोनों ड्रंक नहीं हो जाते, जब तक हम दोनों पिएंगे। उतने में ही अपने डियोनार्ड बोलने लगता है, मैं वॉरियर बन चुका हूँ, इस वजह से मैं मुझ पर चढ़ नहीं सकती, इस वजह से मैं सिर्फ मजे के लिए पीता हूँ और किसी के लिए नहीं। इतना सुनते ही अपना बहन भी सोचने लगता है कि चलो अच्छा है, मेरे लॉर्ड को अल्कोहल से कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि वो अब वॉरियर बन चुके हैं। दूसरी तरफ वो फूल को ज्यादा ही चिल्लाने में लगा हुआ था डियोनार्ड की तरफ देख के। इधर डियोनार्ड रुकता नहीं, वो तो बोले जा रहा था, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अब मुझे कभी चढ़ेगी नहीं तो कोई परेशानी भी नहीं आने वाली जो कि मैं पहले करता था। इधर डियोनार्ड बोले जा रहा था, मेरी मेमोरी और मेरा टाइम अब मेरा अटका हुआ नहीं है उस 8 साल वाली वॉर के अंदर, अब मैं वहां से फ्री हो चुका हूँ। चलो इस बात को तो छोड़ो, मुझे अपनी चीजों को जल्द से जल्द खत्म करना है। उतने में ही अपना डैन बोलने लगता है, क्या आप पूरे कॉन्टिनेंट को अपने अंडर लेना चाहते हो? फिर अपना डियोनार्ड बोलने लगता है, नहीं, मैं डिमोनिक रिलम की बात कर रहा हूँ। इतना सुनते ही अपना डैन भी शॉक हो जाता है। दूसरे अपने डियोनार्ड बोले जा रहा था, काम होगा थोड़ा स्लो स्लो, लेकिन हम अपना
अपना काम करके ही रहेंगे। पहले मुझे यहाँ पे जितने भी कॉर्प्स कमांडर हैं उन सबको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे रास्ते में आएंगे। पहले मैं उन सबको मारूंगा एक एक करके, उसके बाद मैं डीमन किंग को मारने के लिए जाऊंगा। ये बात सुनते ही अपना डैन भी खुश हो जाता है। वो भी बोलने लगता है, मास्टर आप कितने अच्छे हो और आपके दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से? आपके इस प्लान की मदद से ह्यूमन वर्ल्ड और डिमोनिक वर्ल्ड दोनों के दोनों पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। इधर डिमन हार्ट मुस्कुराने में लगा हुआ था और वो सोचने लगता है कि ह्यूमन वर्ल्ड ने मेरी दुनिया खत्म कर दी तो मैं इतना बड़ा डिजास्टर बन के दिखाऊंगा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है डिमन कासल के बाहर। इधर अपने ईडी खिड़की के अंदर देख रहा था, वहाँ पे डिमन हार्ट और डैन खड़ा हुआ था। उसको देख के अपना ईडी सोचने लगता है कि जब भी ये मेरे साथ रहते थे कितना कोल्ड रहते थे, लेकिन ये इंसान जब से आया है उसके साथ ये कितना खुश रहते हैं। उस वजह से अपने ईडी को गुस्सा आ रहा था। वो सोचने में लगा हुआ था, पता नहीं क्यों उन्होंने मुझ में और खुद में इतना स्पेस क्यों बना लिया है। अगर वो मुझे बता दे कि मैंने क्या गलती करी है तो मैं उसको सही कर दूं, उन्होंने क्यों ही मुझे अवेंटन कर दिया। उतने में उसके पीछे से आवाज आती है। वो पीछे पलट के देखता है, वहाँ से फोर्थ कॉर्प्स कमांडर आ रही थी। वो बोलने लगती है, लॉर्ड डियोन काफी कोल्ड है। उतने में अपने ईडी बोलने लगता है, तुम अपनी जुबान संभाल के बात करो, तुम सर डियोन के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती। उतने में ईडिल बोलने लगती है, नहीं मैं तो बस तुम्हें सिंपैथी दे रही थी, उसके अलावा कुछ नहीं। चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, तुम मेरे वाइस कमांडर बन जाओ, क्योंकि तुम काफी टैलेंटेड हो और तुम मेरे लिए काफी यूज में भी आओगे। ऊपर से तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं आएगी, क्योंकि डियोन हार्ट ने अपने लिए एक बंदा पहले से ही ढूंढ लिया है। इस वजह से तुम अपनी पोस्ट को वहां से छोड़ के मेरे पास आ जाओ। उनने में ही अपना ईडी उससे माफी मांगते हुए बोलने लगता है, मैं रिफ्यूज करता हूँ। उसको रिफ्यूज करते हुए देख एडिल वो बोलने लगती है, नहीं नहीं तुम मुझे अभी आंसर मत दो, तुम अपना टाइम लो, उसके बाद मुझे आके बता देना। वैसे भी तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ ज्यादा ही चीजें चल रही हैं, इससे अच्छा तुम थोड़ा सा ब्रेक लो, उसके बाद मुझे आके बता देना। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है फर्स्ट सिटी के अंदर। वहाँ पे अपना ईडी आ रखा था। वो सोच रहा था डिमन किंग ने मुझे यहाँ भेजा है इन सबको हैंडल करने के लिए, और डिमन किंग ने मुझसे बोला भी था तुम वेकेशन के लिए क्यों नहीं जाते, तुम वहाँ जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेना और वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर हैं उन सबको मार देना और आराम से अपनी छुट्टियां बिता के वापस आ जाना। और ये सोचने के बाद वो एडिल की बातों को याद करने लगता है। उसने भी मुझसे बोला था तुम वेकेशन पे चले जाओ और वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर हैं उन सबको मारने के बाद वहाँ पे एक गाँव है वहाँ जाके रेस्ट कर लेना। और जाते हुए बोल रही थी, तुम मेरे ऑफर के बारे में सोचना, मेरा ऑफर तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है, तुम्हारा मन करे जब मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा हमेशा ही वेलकम करूंगी। फिर हमको ईडी के बारे में बताया जाता है। ईडी जब बोन हुआ था, जब हवा के अंदर कुछ ज्यादा ही डिमोनिक एनर्जी फैल गई थी, उस वजह से अपना ईडी बोन हुआ था। और अपना ईडी कुछ ज्यादा ही खुश था जब वो जीरो कॉर्प्स कमांडर का राइट हैंड बना था। वो जितना भी काम होता था वो सारा का सारा कंप्लीट कर देता था साथ में अपना ईडी। और अपना ईडी कुछ ज्यादा ही कॉम्बैक्ट स्टाइल में अच्छा था। जब ईडी आरुत के पास गया था उसने बोला था, मैं आपको सर्व करना चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए अपने आर्मी के अंदर, मैं आपको सर्व करना चाहता हूँ एज अ वाइस कमांडर। और ये चीज अपने ईडी ही सोच रहा था, वो सोच रहा था लेकिन सर डियोन ने मुझे क्यों ही अबेंडन कर दिया। इधर वो एडिल की बातों को भी याद कर रहा था। वो भी बोल रही थी सर डियोन कुछ ज्यादा ही कोल्ड हो रहे हैं आज के टाइम में। और ये सब कुछ सोचते हुए अपना ईडी वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर थे उनको सबको मारने में लगा हुआ था। उसको काफी गुस्सा आ रहा था और अपने ईडी को काफी गुस्सा आ रहा था और अपने गुस्से को उतारने के लिए वहाँ पे जितने भी डिमोनिक मॉन्स्टर थे उनको भी मारने में लगा हुआ था। उतने में ही एक बर्ड आती है, अपने हाथ में से विंड निकालता है और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। और उस बर्ड को मारते हुए भी अपना ईडी सोच रहा था, वो मुझसे बोले जा रही थी तुम्हारा टैलेंट कुछ ज्यादा ही अच्छा है, मैं तुम्हें यूज कर सकती हूँ, प्लीज मेरी तरफ आ जाओ। वैसे भी सर डियोन ने अपने लिए दूसरा बंदा ढूंढ लिया है, वो तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करते। और ये सब कुछ याद करते करते अपने ईडी को काफी गुस्सा आ रहा था। वहाँ पे जितने भी डीमन थे उनको भी मार रहा था और आसपास की जमीनों को भी तोड़ने में लगा हुआ था। और उन सबको मारने के बाद वो बोलने लगता है, आखिरकार मैंने इन कमीनों से छुटकारा पा ही लिया। और वो अपने हाथों को देखने लगता है और सोचता है कि अब मेरी हैबिट हो गई है, जैसे मैं अपनी फाइट को खत्म करता हूँ मेरे हाथ के जितने भी पैटर्न हैं वो भी इरेज हो जाते हैं। और उनको इरेज होता हुआ देख वो सोच रहा था, सर डियोन अब पहले जैसे नहीं रहे, अब वो मेरी चिंता नहीं करते। और वो पुरानी बातों को याद कर रहा था। उधर अपने डियोन हार्ट बोल रहा था, तुम ही हो मेरे वाइस कमांडर। इधर अपना ईडी बोल रहा था, हाँ मैं ही हूँ आपका वाइस कमांडर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उस टाइम अपना डियोन हार्ट भी सोच रहा था, ये इकलौता ऐसा बंदा है जिसको देख के मुझे डर नहीं लगता, ये इंसानों जैसा लगता है। और अपने डियोन हार्ट उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा देता है। जैसे ईडी अपने हाथ को बढ़ाता है, अपने डियोन हार्ट उसके हाथ को देख रहा था और डियोन हार्ट को ऐसे देखकर अपना ईडी बोलने लगता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? और उसे समझ में
आ जाता है उन्हें मेरे पैटर्न से दिक्कत हो रही है, इस वजह से उसने अपने हाथ में से पैटर्न हटा दिया और उसके बाद डियोन से हाथ मिला लिया। इधर अपने डियोन हार्ट थोड़ा शौक में खड़ा हुआ था, इधर अपने ईडी बोल रहा था मैं आपको अच्छे से सर्व करूंगा, और दूसरी तरफ अपना डियोन हार्ट सोच रहा था ये कितना काइंड है, और अपने ईडी बताने लगता है। उसके बाद मैं अपनी मैजिक से मेरे हाथ पे जितने भी पैटर्न थे मैं उन सबको इरेज कर देता था। ऐसे ही टाइम बीतता गया। एक दिन सर डियोन मेरे पास आए थे एक प्रेजेंट लेके, और उस प्रेजेंट को देखने के बाद मैंने बोला था क्या आप ये मेरे लिए लेके आए हो? फिर डियोन हार्ट बताने लगता है तुमने ही तो मुझसे बोला था जब मैं एम्पायर के अंदर जा रहा था, आपका जो मन हो आप लेके आ जाना मेरे लिए। इतना सुनते ही अपने ईडी भी खुश हो जाता है, वो भी बोलने लगता है क्या आपको याद था, और ईडी उसको ले लेता है और बोलता है कि मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। दूसरी तरफ अपने डियोन हार्ट बोल रहा था ये ज्यादा महंगे नहीं है, इनको यूज करना उसके बाद फेंक देना अगर तुम्हारा मन करे। इधर डियोन हार्ट सोच भी रहा था ये मुझे एम्बैरेसिंग फील करा रहा है, ये तो बस छोटे से ग्लव्स हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। इधर अपना ईडी सोच रहा था मुझे लगता है कि सर डियोन मुझ पर कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट करते हैं, इस वजह से उन्होंने मेरे लिए एक गिफ्ट लेके आए थे। और अपना सीन शिफ्ट होता है फर्स्ट सिटी के रिमोट बार के अंदर। इधर अपना ईडी कुछ ज्यादा ही पी रहा था और वो बोल रहा था क्यों सर डियोन ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैंने इतनी मेहनत करी थी उनके पास जाने के लिए, लेकिन पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी, उस वजह से सर डियोन मेरे से इतना दूर जा रहे हैं। और उसके बाद वो दोबारा से याद करने लगता है जब डैन आया था और डैन को लेकर डियोन हार्ट अपने कमरे के अंदर लेके गया था, लेकिन ईडी को नहीं, ईडी को बाहर ही रोक दिया था। और मैं सोच रहा था ये ह्यूमन कितना कमजोर है, ऊपर से इसके अंदर टैलेंट भी नहीं है, लेकिन सर डियोन किसी इंसान से बात करते रहते हैं वो भी पूरा दिन, और मुझे समझ में ही नहीं आया मैंने क्या गलती करी थी क्या नहीं। फिर अपना सीन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है। इधर अपना ईडी को ज्यादा ही ड्रंक हो चुका था, वो बोले जा रहा था मैं सर डियोन के साथ पहले जैसे रहना चाहता हूँ, और ये बोलने के बाद वो सोचने लगता है कि मुझे पास्ट के अंदर वापस जाना है और मुझे वो चीजें दोबारा से फील करनी है जो कि मैंने सर डियोन के साथ बिताई थी। अब मुझे लगता है कि मैं बस उनका वाइस कमांडर बन के रह गया हूँ और उसके अलावा कुछ नहीं। उतने में उसके बगल से आवाज आती है कोई प्रॉब्लम है क्या तुमको? जैसे ही अपना ईडी पलट के देखता है वहां से एक डीवन आ रहा था, उसको देख के अपने ईडी बोलने लगता है येगा, और येगा भी उसके पास आते हुए बोलने लगता है कि क्या ये सब कुछ तुम्हारे साथ डियोन की वजह से हो रहा है, तुम मुझे बता सकते हो? ये सुनते ही अपना येगा भी बोल रहा था नहीं, जो तुम मुझे बताओगे वो सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगा, मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ एज अ फ्रेंड। फिर वो सोचने लगता है कि मैं सबसे लोअर क्लास के अंदर आता हूँ पूरे डिमोनिक रिलम के अंदर, उस वजह से काफी सारे डेमन हम जैसों को मारते रहते हैं और हमें गंदी नजरों से देखते हैं। और ये याद करते हुए वो पुरानी बातों को याद कर रहा था जब वो किसी को मारने के लिए जा रहा था और बोल रहा था तुम ऐसे कैसे कर सकते हो दूसरे डीमन के साथ। डीमन जमीन पर बैठा हुआ था, वो बोले जा रहा था मैं तो बस यहाँ आया था खेलने के लिए, लेकिन ये डीमन मुझे मार रहे थे। उतने में वहाँ पे और भी डीमन थे, वो बोलने लगते हैं हम तुम्हारी बात पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, हमें पक्का पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। उतने में ही वो सारे के सारे हवा में उड़ जाते हैं और उनको उड़ता हुआ देख वहाँ पे जितने भी डीमन थे वो भी शॉक हो जाते हैं। वो सोच रहे थे इनको किसने उड़ाया, और उनको उड़ाने वाला और कोई नहीं अपना ईडी था। वो बोले जा रहा था तुम कमीने डीमन, तुम दूसरे डीमन को समझते क्या हो। और ऐसी ही दोस्ती हुई थी अपनी येगा की अपनी ईडी के साथ। वो बोले जा रहा था तुम कितने अच्छे हो। इधर अपना ईडी बोले जा रहा था मैं किसी में फर्क नहीं करता, चाहे कोई बुरा है कोई अच्छा, और साथ में मैं किसी भी स्पीसीज को भी बुरा नहीं मानता, इस वजह से मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, क्या तुम मेरे ट्रस्ट को तोड़ तो नहीं दोगे? इतना सुनते ही अपना येगा भी बोलने लगता है हाँ मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ और मैं तुम्हारा फ्रेंड भी तो हूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद ही अपने ईडी को पता लग जाता है अपने येगा झूठ बोल रहा था, वो भी सबसे लोएस्ट क्लास के अंदर आता है। और अपने ईडी बोले जा रहा था तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैंने तुमसे बोला था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई। उतने में येगा बोल रहा था मुझे माफ कर दो ईडी, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं डर रहा था तुम्हें सच्चाई बताने से। इधर ईडी ने भी अपना हाथ साइड से कर लिया था और वो बोल रहा था मुझे तुम पे विश्वास नहीं है क्योंकि तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं करा था। फिर अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है। ईडी बोले जा रहा था फ्रेंड तुम किसको बोल रहे हो फ्रेंड, हमारी दोस्ती तो कब की टूट चुकी है क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला था। उतने में येगा बोलने लगता है अगर तुमको वहाँ गुस्सा आता तब ही तुम मेरे सिर को उठा के जमीन में पटक देते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं करा। उतने में अपने ईडी बोलने लगता है तुम बोल क्या रहे हो? इतना सुनते ही अपना येगा भी बोलने लगता है इसमें तुम्हारी ही गलती है क्योंकि तुम ढंग से डिसीजन नहीं ले पाते, तुम्हें डिसीजन लेना होता है तब तुम डिसीजन के बारे में सोचते रहते हो और कुछ नहीं करते। इतना सुनते ही अपने ईडी भी खड़े होते हुए बोलने लगता है तुम अपने आप को क्या समझते हो? उतने में अपने येगा दोबारा से बोलने लगता है तुम ढंग से डिसाइड कर लो हम फ्रेंड रह सकते हैं कि नहीं, अगर तुम मुझसे अभी बोल दोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और उसके
उसके बाद हम कभी नहीं मिलने वाले। और वो भी पुरानी बातों को याद करने लगता है। जब ईडी ने उसे पकड़ा था वो काफी डर रहा था सच्चाई बताने से, लेकिन अपने ईडी ने उसको पकड़ लिया था और उस समय अपना यगा सोच रहा था अगर ईडी ने मुझसे कुछ भी बोला मैं उसको मान लूंगा। और इधर अपने ईडी वहां से बिना कुछ बोले वहां से चला गया था और पीछे से यगा बोले जा रहा था ईडी मेरी बात को सुनो, लेकिन अपने ईडी ने उसकी बात नहीं सुनी, वो वहां से भाग गया। फिर अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है। इधर यगा उस पर चिल्लाने में लगा हुआ था, जब भी तुम पे कोई परेशानी आती है, तुम्हें कोई डिसीजन लेना पड़ता है, तुम वहां से भाग जाते हो। चलो तुम मुझे बताओ तुम्हारा इतना दिमाग किसने खराब करा है, तुम मुझे उस कमीने का नाम बताओ। मुझे पता है कि तुम किसी के बारे में कंसर्न करने में लगे हुए हो और साथ में तुम सोच रहे हो उसे बुरा भी ना लगे, तुम्हारे मन के अंदर जो भी है तुम उसे जाके बता दो। इतना सुनते ही अपना ईडी शौक हो जाता है और वो पुरानी बातों को याद करने लगता है। जब भी अपने ईडी डेमन हार्ट से मिलने के लिए जाता था और वो बोलता था सर डेमन किंग ने आपको बुलाया है, ऐसे ही अपने ईडी को काफी सारी यादें याद आने लगती हैं। वो हमेशा काम से ही आता था डेमन हार्ट से मिलने के लिए, वो बोलता रहता था डेमन किंग ने ये बोला है, डेमन किंग ने वो बोला है। और ये सोचते सोचते वो सोचता है कि क्या इसी वजह से सर डेमन मुझे भूल गए हैं। मुझे लगता है कि अब वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि मैं उनके पास जब भी जाता हूँ किसी न किसी काम से ही जाता हूँ। उतने में अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है और ईडी अपने कुर्सी से खड़ा हो जाता है और वहां से जाते हुए बोल रहा था तुम्हारा थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प करी। इधर ये का शौक में खड़ा हुआ था, वो सोच रहा था इसको क्या हो गया अचानक, ये यहाँ से क्यों जा रहा है। ये सोचने के बाद वो बोलने लगता है क्या तुमने मुझे माफ कर दिया ईडी, तुम यहाँ से ऐसे कैसे वापस जा रहे हो। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है अपने डीमन कासल पे। वहाँ आते हुए अपना ईडी सोच रहा था मुझे इस वॉर को जल्द से जल्द खत्म करना ही पड़ेगा। जैसे ही ये वाली वॉर खत्म हो जाएगी मेरी जितनी भी कमियां हैं वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगी और मैं उसके बाद काफी सारे तरीके निकालूंगा सर डीमन से बात करने के लिए। उतने में उसको महसूस होता है कोई ना कोई तो लड़ रहा है। जैसे ही वो सामने देखता है और वो शॉक हो जाता है, वहाँ पे और कोई नहीं, 5th कोर्स कमांडर और 9th कोर्स कमांडर एक दूसरे से लड़ रहे थे। इधर 5th कोर्स कमांडर अपने तीर से हमला करते हुए बोल रही थी तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे स्टोरेज रूम में जाने की। दूसरी तरफ 9th कोर्स कमांडर बोल रहा था किसको फिक्र है उस कचड़े की। और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे। कभी 5th कोर्स कमांडर 9th कोर्स कमांडर को मार रही थी, कभी उल्टा हो रहा था। वो दोनों के दोनों एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे। इधर अपनी 5th कोर्स कमांडर उसको डॉज कर रही थी। ट्रेवर बोल रहा था तुम कब तक डॉज करोगी। उतने में उसके पीछे ईडी आ जाता है। वो बोलने लगता है तुम कर क्या रहे हो ट्रेवर, क्या तुम्हें पता नहीं अगर डीमन किंग ने और साथ में सर डियोन ने तुम दोनों को देख लिया तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है क्या नहीं। इसी वजह से मैं तुमसे बोल रहा हूँ दोनों शांत हो जाओ और तुम मुझे ये बताओ तुम दोनों यहाँ फाइट ही क्यों कर रहे हो। ये वाला चैप्टर यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।